जब भी हम भारत के प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर दो बड़े साम्राज्यों का नाम दिमाग में आता है, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य। लेकिन इन दोनों के बीच के जो 500 साल थे, उनका क्या वो इतिहास का बस एक खाली पन्ना था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसा गतिशील, ऐसा जटिल दौर था जब भारत में सब कुछ बदल रहा था। तो सवाल यही उठता है कि जब कोई सुपर पावर गिरती है तो होता क्या है। यही सवाल इस पूरे दौर के केंद्र में है। ये कहानी है अराजकता की, अवसर की और एक जबरदस्त बदलाव की। मौर्य साम्राज्य के पतन से जो एक शून्य पैदा हुआ ना, उसने पूरे उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये दौर कितना लंबा था, सोचकर देखिए। करीब 1997 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ और फिर लगभग 300 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। इन दोनों के बीच के ये 500 साल अनिश्चितता से तो भरे थे, लेकिन इन्हीं सालों ने भविष्य की नींव रखी। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या-क्या जानेंगे। हम शुरुआत करेंगे एक साम्राज्य के पतन से, फिर देखेंगे कि उत्तर में नए शासक कौन आए, दक्षिण में कौन से राज्य उभर रहे थे। फिर बात होगी कि कैसे भारत पूरी दुनिया से जुड़ गया और इससे कला में कैसा संगम हुआ, और आखिर में इस मौर्योत्तर काल की विरासत क्या रही। तो कहानी की शुरुआत होती है भारत की पहली महाशक्ति मौर्य साम्राज्य के पतन से, और यहीं से एक बड़े शक्ति शून्य यानी पावर वैक्यूम का जन्म हुआ ये कि लगभग 197 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य सम्राट की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। सोचिए जरा, एक झटके में केंद्रीय सत्ता खत्म, और इसने क्षेत्रीय शक्तियों और विदेशी समूहों दोनों के लिए दरवाजे खोल दिए कि आइए उपमहाद्वीप में अपनी किस्मत आजमाइए। अब चलते हैं उत्तर भारत की तरफ, क्योंकि जैसे ही मौर्य शक्ति गई, उनके पुराने गढ़ पर कब्जा करने के लिए मानो एक होड़ सी शुरू हो गई। और यहाँ का मंजर काफी दिलचस्प था। देखिए, सत्ता के दावेदार दो तरह के थे। एक तरफ थे शुंग जैसे स्थानीय उत्तराधिकारी, और दूसरी तरफ आ रहे थे मध्य एशिया से, जैसे हिंद, यावन, शक और कुषाण। और ये लोग अकेले नहीं आए, अपने साथ नई संस्कृतियां और नए विचार भी लाए। इन सभी नए शासकों में से आगे चलकर कुषाण सबसे शक्तिशाली निकले। उनका साम्राज्य सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था, ये मध्य एशिया से लेकर वाराणसी तक फैला हुआ था। एक विशाल अविभाजित क्षेत्र जिसने संस्कृतियों को जोड़ने का काम किया, और सबसे जरूरी, भारत को सीधे सिल्क रोड से जोड़ दिया। और कुषाणों की बात हो और महान कनिष्क का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका शासन लगभग 78 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ, जिसे शक संवत की शुरुआत माना जाता है। वो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे। चौथी बौद्ध संगीति उन्हीं ने करवाई थी। कला के भी शौकीन थे। गांधार और मथुरा कला शैलियां उन्हीं के दौर में फली फूली। और चूंकि उनके साम्राज्य ने रेशम मार्ग के जरूरी हिस्सों को नियंत्रित किया, तो व्यापार को तो जबरदस्त बढ़ावा मिला। लेकिन ठहरिए, ये कहानी सिर्फ उत्तर भारत की नहीं है। ठीक उसी वक्त दक्षिण में भी स्वतंत्र रूप से शक्तिशाली राजवंश उभर रहे थे, शक्ति के नए केंद्र बन रहे थे। दक्कन में आते हैं सातवाहन। इन्होंने एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य बनाया, जिसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, और उनके सबसे महान शासक थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। पता है, उन्होंने ही भारत में पहली बार ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देने की प्रथा शुरू की। ये एक बहुत बड़ा कदम था। और अगर हम थोड़ा और दक्षिण में जाएं, तो तमिल भूमि में 3 बड़ी शक्तियां थीं, चोल, चेर और पांड्य। इनके बारे में हमें संगम साहित्य से पता चलता है, जो उस दौर की कविताओं का एक समृद्ध संग्रह है। और ये राज्य, जैसा कि हम आगे देखेंगे, वैश्विक व्यापार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस दौर को सच में असाधारण बना देता है। देखिए, राजनीतिक तौर पर भारत शायद बटा हुआ था, लेकिन आर्थिक रूप से ये पहले से कहीं ज्यादा पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ था। एक तरह का वैश्विक व्यापार विस्फोट हो रहा था। तो ये वैश्विक जुड़ाव हुआ कैसे? इसके पीछे एक बहुत बड़ी खोज थी, मानसूनी हवाओं के रहस्य को समझना। लगभग 45 ईस्वी में हिपैलिस नाम की एक यूनानी नाविक ने इसे समझ लिया। इससे हुआ ये कि समुद्री सफर में एक क्रांति आ गई। अब जहाज सीधे अरब सागर पार करके भारत के पश्चिमी तट तक पहुंच सकते थे, और इसने भारत और रोमन साम्राज्य के बीच सीधे व्यापार को संभव बना दिया। सोचकर देखिए, भारत से रोम जा क्या रहा था? मसाले,
खासकर काली मिर्च, जिसे यवन प्रिय कहते थे, यानी यूनानियों को प्रिय। फिर कीमती रत्न, बेहतरीन कपड़े जैसे मलमल, हाथी दांत, मोती और उच्च गुणवत्ता वाला स्टील। ये सब चीजें रोमन अभिजात वर्ग में बेहद लोकप्रिय थीं। और बदले में रोम से क्या आ रहा था? शराब, कांच, टिन, मूंगा, ये सब तो थे, लेकिन सबसे जरूरी चीज थी सोना। सोना? दक्षिण भारत में इतनी बड़ी तादाद में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, जो इस व्यापार के विशाल पैमाने और इस बात का सबूत है कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। तो जब इतना व्यापार हो रहा है, लोगों का आना जाना लगा है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसका असर कला और वास्तुकला पर पड़ना तो लाजमी है। और इस दौर में कला का एक ऐसा संगम हुआ, ऐसी क्रांतिकारी शैलियां पैदा हुईं जो कमाल की थीं। इस दौर की वास्तुकला की एक पहचान है स्तूप। ये एक बड़ा अर्धवृत्ताकार गुंबद जैसा ढांचा होता था, जिसके अंदर बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे जाते थे। ये ध्यान और पूजा का स्थान होता था। जैसे ये सांची का महान स्तूप। हाँ, इसकी नींव मौर्य काल में रखी गई थी, लेकिन इसको जो इतना विशाल बनाया गया, इसके खूबसूरत और विस्तृत प्रवेश द्वार जो हैं, वो इसी मौर्योत्तर काल में बनाए गए थे। ये उस वक्त की समृद्धि और कलात्मक कौशल को साफ दिखाते हैं। मूर्तिकला की बात करें तो दो कमाल की शैलियों का विकास हुआ। एक थी मथुरा शैली। ये बिल्कुल स्वदेशी भारतीय परंपराओं पर आधारित थी। इसमें लाल रंग के बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था। और दूसरी थी गांधार शैली। ये एक संगम का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें विषय तो भारतीय, मुख्य रूप से बौद्ध थे, लेकिन शैली यूनानी, रोमन यानी हेलेनिस्टिक थी। और शायद सबसे बड़ा कलात्मक बदलाव ये था कि इसी दौर में पहली बार बुद्ध को मानव रूप में दर्शाया गया। इससे पहले उन्हें प्रतीकों से दर्शाया जाता था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जो महायान बौद्ध धर्म के उदय की वजह से हुआ, जिसमें बुद्ध की एक दिव्य हस्ती के तौर पर पूजा शुरू हुई। तो आखिर में इस 500 साल के दौर की विरासत क्या है? इसे कैसे देखा जाए? क्या ये सिर्फ एक अंतराल था, एक ठहराव? नहीं, ये कोई अराजक अंतराल नहीं था, बल्कि भारतीय सभ्यता के लिए एक नींव रखने वाला युग था। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? यही कि राजनीतिक विभाजन के इस दौर में सांस्कृतिक संगम, आर्थिक समृद्धि और वैश्विक जुड़ाव का एक ऐसा अभूतपूर्व युग आया जिसने उपमहाद्वीप के भविष्य को गहराई से आकार दिया। इसी दौर ने आने वाले साम्राज्यों के लिए मंच तैयार किया। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचने वाली बात है कि क्या ये विभाजित युग अपने से पहले और बाद में आने वाले महान साम्राज्यों से कहीं ज्यादा विश्व स्तर पर जुड़ा हुआ था? क्या राजनीतिक एकता ही हमेशा प्रगति का सबसे बड़ा पैमाना होती है?